हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। बहुत आसान चैप्टर है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा क्योंकि आप फैमिलियर हैं। आपके दादा परदादा चाचा ताऊ आपकी फैमिली में खेत तो होंगे, कहीं ना कहीं आपने खेतों को देखा होगा। तो हम इमेजिनेशन करते जाएंगे कि हम खेतों में खड़े हैं, कभी वीट के खेत में हैं, गेहूं में, कभी चावल में हैं। आपको आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर। चले, आज का हमारा पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर का मीनिंग। सी, अगर आपको चैप्टर समझना है तो चैप्टर का मीनिंग समझना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? द पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू प्रोड्यूस फूड क्रॉप दैट यू कंज्यूम और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ऐसी जगह जहां पर या तो आप क्या उगाते हैं, खाने पीने की फसलें उगाते हैं, या फिर आप क्या उगाते हैं, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री के लिए। खाने पीने की गेहूं चावल मक्का आपके खाने के लिए इस्तेमाल हो गई, और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल कैसे उगाते हैं, जैसे कॉटन है। आप कॉटन को खाते थोड़ी है, रुई को, लेकिन ये कच्चा आप उगा देते हैं रॉ मटेरियल खेतों में और इंडस्ट्रीज में पहुंचा देते हैं, वहां पर इसका कपड़ा बन जाता है जिससे आप कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए। ऐसा प्लेस जहां पर या तो बेटा फूड क्रॉप्स पैदा होती हैं और या वहां पर रॉ मटेरियल पैदा होता है। ये आपको एग्रीकल्चर का डेफिनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, टाइप ऑफ फार्मिंग। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हमें इसको कंप्लीट करना है कि फार्मिंग के 3 तरीके होते हैं। एक है प्रिमिटिव, एक है इंटेंसिव और एक है कमर्शियल। प्रिमिटिव, इंटेंसिव और कमर्शियल। खेती 3 टाइप्स होती तो और भी टाइप्स है, एनसीईआरटी ने इसको कंसीडर करा है, हम इसको लेकर चलेंगे। आप आराम से समझ लेंगे कि किस किस तरीके से खेती होती है। देखिए, सबसे पहले हमें टॉपिक लेना है प्रिमिटिव। सी, आपको ये पिक्चर, अगर आपने पिक्चर समझ ली ना, आपको प्रिमिटिव समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, आपको यहाँ थ्रेशर मशीन दिख रही है, आपको यहाँ ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर दिखाई दे रहे हैं, HYV शीट्स दिखाई दे रही है, पेस्टिसाइड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। क्या दिखाई दे रहा है आपको? मैम, हमें तो दिखाई दे रहा है एक बैल और एक किसान, हल दिखाई दे रहा है। तो सिंपल वे, हमें यहाँ पर कोई भी मॉडर्न तरीके का खेती का कोई टूल नहीं दिखाई दे रहा, कोई इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है। तो बताओ, तो प्रिमिटिव का मतलब हुआ पुराने तरीके से खेती करना। अपने दिमाग में बैठाओ, खाओ पियो, कभी नहीं भूलेंगे, पुराने तरीके से खेती करना। आ गया? मॉडर्न मेथड इसमें इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, हल बैल इस्तेमाल करते हैं, कुल्हाड़ी इस्तेमाल करेंगे, खुरपी इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आप इनसे फैमिलियर होंगे। ठीक है, तो प्रिमिटिव का बेस मैंने आपको समझा दिया, पुराने तरीके से खेती करनी होती है। प्रिमिटिव सब्सटेंसेस में क्या होता है कि कल्टीवेशन ऑफ स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद देयर फैमिली मेंबर। देखो, प्रिमिटिव में क्या होता है कि प्रैक्टिस ऑन अ स्मॉल पैच। स्मॉल पैच होता है छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, छोटे किसान, छोटी जमीनें, और अपनी क्या करते हैं, हेल्प विद द प्रिमिटिव टूल, जो यानी कि पुराने जो हैं औजार, जैसे है खुरपी, जैसे है कुल्हाड़ी, ठीक है, हॉय है, डाव है और डिगिंग स्टिक है, इनकी मदद से खेती होती है। यहाँ ट्रैक्टर लिखा है कहीं पे, यहाँ थ्रेशर लिखा है, वो मॉडर्न मशीनें हैं, बहुत स्पीडली खेती होती है प्रोडक्शन को ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पे तो ज़मीन छोटी होती है, छोटे किसान होते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए के साथ मिलकर खेती करते हैं, पुराने टूल्स के साथ करते हैं। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड ऑन मॉनसून। पानी कहाँ से आता है खेतों के लिए? प्रिमिटिव खेती में पानी आता है बारिश से, डिपेंड ऑन मानसून। बारिश आएगी, खेतों में पानी जाएगा, बीज डालेंगे, ग्रो करेंगे। आ गया? कोई ट्यूबवेल नहीं लगाएंगे। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई कि प्रिमिटिव पुराना तरीका है खेती करने का और सब कुछ नेचुरल होता है, पुराने तरीके से सब कुछ होता है। कोई भी आपको इसमें केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, थ्रेशर, ट्रैक्टर, ये सब इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है,
नेचुरल फर्टिलिटी होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आज क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन पहले क्या करते थे बेटे, डिपेंड ऑन नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। काउ डंग है, ठीक है, तो गाय भैंस के गोबर को जमीन पे डाल दिया, उसी से जमीन की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। कोई आपको केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना। इन्वायरमेंटल सूटेबिलिटी को चेक किया जाता है कि गर्मी है, बारिश है, उस हिसाब से चेक कर लेते हैं, मौसम के हिसाब से जमीन पर कौन सी फसल को ग्रो कराना है, कौन से क्रॉप को, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, इट इज स्लैश एंड बर्न। इट इज स्लैश एंड बर्न यानी प्रिमिटिव पुराने तरीके से जो खेती की जाती है उसमें एक तरीका है स्लैश एंड बर्न। अभी हमें पर्टिकुलर स्लैश एंड बर्न को समझना है कि क्या होता है, ठीक है। आपको पहला फार्मिंग का मेथड समझ में आया, प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड। इन दिस मेथड जो फार्मर है वो अपनी फैमिली के साथ छोटी सी ज़मीन पर खेती करता है, नेचुरल फर्टिलिटी ज़मीन की बनाकर रखता है, काऊ डंग की हेल्प से, बारिश पर डिपेंड करता है पानी के लिए, खेतों में इरिगेशन के लिए, और पुराने टूल्स को इस्तेमाल करता है, जैसे खुरपी है, जैसे कि कुल्हाड़ी है। समझ में आ गया, हल है, बैल है, और कोई मॉडर्न तरीका इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर। अब स्लैश और बर्न को समझे। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, अगर आपको ये पिक्चर समझ आ गई तो आपको स्लैश एंड बर्न समझ में आ जाएगा। स्लैश एंड बर्न, ठीक है। इन दिस सिस्टम क्या होता है बेटा, जो लोग होते हैं वो जंगल के एक हिस्से को साफ कर देते हैं। कैसे? जला देते हैं, और जलाने के बाद लकड़ी क्या हो जाती है, राख में बदल जाती है। और राख में बहुत ताकत होती है, पोटैश होता है, ठीक है, मिनरल्स होते हैं। तो उस राख को पूरी ज़मीन पर फैला देते हैं और मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद बारिश आती है, ज़मीन को पानी मिल जाता है, बीज डाल देते हैं, और फिर उसके बाद बीज क्या हो जाता है, प्लांट में ग्रो कर जाता है, और हार्वेस्ट कर लेते हैं। समझ में आ गया कि दिस इज़ द वे ऑफ कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न। इसमें जंगल के एक हिस्से में आग लगाकर उसको ज़मीन को क्लीन कर दिया जाता है, ठीक है। लकड़ियाँ जलकर राख बन जाती हैं, ज़मीन खाली हो जाती है, और नेचुरली जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। आ गया समझ में, क्योंकि जो राख होती है उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं। क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि स्लैश एंड बर्न इस तरीके से खेती की जाती है। ट्राइब्स करते हैं, जंगलों में करते हैं, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में होती है। कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग? यहाँ राजस्थान का नाम लिखा है क्या? नहीं नहीं, हमारे देश में स्लैश एंड बर्न को क्या कहते हैं और कहाँ होती है? स्लैश एंड बर्न को कहते हैं झूमिंग। झूमिंग कह दो या जूमिंग कह दो, झूमिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का जो ये मेथड है हमारे देश में भी प्रैक्टिस होता है, इसको कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन। और ये होता कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। खाओ पियो। क्यों नॉर्थ ईस्ट में क्यों होता है? नॉर्थ ईस्ट में है जंगल, आदिवासी इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, यहाँ पर क्या होती है? झूमिंग कल्टीवेशन। जंगल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आदिवासी इस खेती को प्रैक्टिस कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि झूमिंग कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ होती है? असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, पालमाओ मणिपुर में, दीपला डिस्ट्रिक्ट बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, एंड इन अंडमान निकोबार। अब आप कहोगे मैडम आपने तो बोल दिया, हमें कहाँ से याद हो जाएगा? बेटा आज जो कह रही हूँ ना, इसको अपने दिमाग में बिठा लो कि ज्योग्राफी सिर्फ मैप से याद होगी, नहीं तो नहीं याद होगा। मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्ट, आप क्या करो, मैप का एक बंच बनाओ, एक मैप पकड़ो, उस पर ऊपर लिखो दीज आर द प्लेसेस वेयर झूमिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस। नॉर्थ ईस्ट में होती है तो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा पकड़ लो, वहाँ पर जाओ, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान निकोबार और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये सारे आपको नॉर्थ ईस्ट में एक लाइन में मिल जाएंगे। आपने इसको कर दिया, हाथ से एक बार मैप पे भर लिया ना, तो ये पिक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भूल जाओ। अगर पेपर में आपको घुमाएंगे ना कि राजस्थान में झूमिंग कल्टीवेशन होती है, आपको वो मैप याद आ जाएगा अपने हाथ से भरा हुआ कि नहीं नहीं, मैंने तो भरा था कि नॉर्थ ईस्ट में होती है, ये राजस्थान का है, आप क्विकली पकड़ लेंगे। तो मल्टीपल चॉइस में जो आपको कंफ्यूज करेंगे ना, उसको ठीक करने का यही तरीका है। आपको ज्योग्राफी में जो भी पढ़ाया जाए, आपको मैप पर फिल कर कर ही आगे बढ़ना है, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। दिस इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी। बहुत आसान होती है,
नाम वेरिएशन होते हैं, तो हमको तो सिर्फ मैप पर ही प्रैक्टिस करनी है। मैप आपके दिमाग में छप जाएगा, इमेजिनेशन हो जाएगी। ठीक है, अब असम तो आप जाओगे नहीं कि देखे आए स्लैश एंड बर्न होता है। असम आपने भर लिया ना एक बार मैप में, तो आपको कभी नहीं भूलेंगे, हाँ असम में होती है। ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न को जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और भारत के अंदर ये नॉर्थ ईस्ट में प्रैक्टिस होती है। असम में होती है, मेघालय में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में। इतनी बात आपको पूरी आशा करती हूँ कि समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। जूमिंग हैज़ द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी देखो अलग अलग देशों में जंगल तो हैं और वहाँ पर स्लैश एंड बर्न ये जूमिंग कल्टीवेशन होता है, लेकिन अलग अलग नाम से होता है। ठीक है, देखें कहाँ पर क्या नाम बोला जाता है। बहुत सिंपल सा है, माइंड मैपिंग करना है, स्ट्रेटेजिकली इसको तोड़ना है, रट तो सकते नहीं है। ठीक है, देखो जूमिंग या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, एम से याद रहेगा आपको। मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में। मिल्पा कहाँ कहते हैं? मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। कुनुकू कहते हैं वेल्जुला में, कुनुकू वेल्जुला। रोका ब्राजील, मेसोल सेंट्रल अफ्रीका, लेंडेंग इंडोनेशिया, लेंडेंग इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। ठीक है, एक दो बार स्ट्रैटेजिकली अगर आप इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो आप पूरा अच्छे से आपको याद हो जाएगा कि किस कंट्री में हम स्लैश एंड बर्न को किस नाम से जानते हैं। मिल्पा मेक्सिको, कुनकू वेल्जुला, रोका ब्राज़ील, मेसोल सेंट्रल अफ्रीका, लेंडेंग इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। आपको ये याद हो जाना चाहिए, एक नंबर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्लैश एंड बर्न और जूमिंग को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। आया समझ में? बिल्कुल आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ तो आपके अब रोने छूट जाएंगे, वहाँ तो फिर भी 4-5 कंट्रियों के नाम लिखे हुए हैं। आप ही के देश में जूमिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। उफ मैडम ये क्या सर दर्द बता रहे हो, एक ही पे रह लो। जूमिंग आप कह रहे हो, आप मिल्पा इसको कह रहे हो, आप इसको स्लैश एंड बर्न कह रहे हो, रोका इसको कह रहे हो, रे इसको कह रहे हो, मरवाओगे क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आपको की क्लास के सारे बच्चों के नाम 30, 40, 50 बच्चों के नाम हो सकते हैं ना, तो आपको ये भी याद हो सकते हैं। बस आपको इनको अच्छे से ध्यान से समझना है। एक बार आपने अच्छे से ध्यान लगा लिया, फोकस लगा लिया, फिर ये नाम आपके दिमाग से कहीं नहीं उठते, चाहे आप 2000 नाम और पढ़ लो। ठीक है, देखें भारत में डिफरेंट नेम ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में जो प्रिमिटिव फार्मिंग है, जो स्लैश एंड बर्न जूमिंग कल्टीवेशन है, पुराने तरीके से जो खेती होती है, इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव ऑफ द कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार। बेवार कहते हैं, बेवार कह दो या दहिया कह दो मध्य प्रदेश में, बेवार और दहिया कह दो मध्य प्रदेश में। पूडू, पूडू या पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पूडू या पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, पामा डाबी और या कोमन, पामा डाबी और कोमन इसको, या फिर ब्रिंगा इसको उड़ीसा में कहते हैं, कुमारी इसको वेस्टर्न घाट में कहते हैं, वेलरे और द वेल्ट्रे इसको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में कहते हैं, खिल इसको हिमालय में कहते हैं, हिमालय के जो पूरी बेल्ट है, पहाड़ है। कुरुवा इसको झारखंड में कहते हैं, झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, और नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में इसको झूमिंग कहते हैं। प्लीज़ प्रिमिटिव माने पुराने तरीके से खेती करना विदाउट मॉडर्न इक्विपमेंट्स, और भारत में इतने सारे नाम हैं, एक दो बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इसको झूमिंग कहते हैं, बेवार और दहिया इसको कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश में कहते हैं, पूडू और पेंडा इसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पामा दाबी और कोमन और द ब्रिंगा इसको उड़ीसा में कहते हैं, कुमारी इसको वेस्टर्न घाट में कहते हैं। तो आप इसको एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। स्ट्रेटेजिकली तोड़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। हमारा पहला तरीका प्रिमिटिव आपको समझ में आ गया होगा कि खेती कैसे कहते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव माने होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है ज़मीन पे भी प्रेशर आ जाता है, बिल्कुल आ सकता है। जब आपके पास पढ़ाई का प्रेशर है तो ज़मीन के ऊपर खेती का बोझ होता है पूरा, ठीक है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में, आपको समझ में आ जाना चाहिए, पिक्चर से ही हमें आधी चीज़ें क्लियर हो जाती है, बहुत ज़रूरी है। आपको दिख रहा है एक ही ज़मीन पे कितने सारे लोग खेती कर रहे हैं, ये सब यार एक ही फैमिली के होते हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या इशू होता है, ज़मीन के हिस्से को तो आप खींच नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते। इंटेंसिव में क्या होता है, लैंड के ऊपर प्रेशर आता है। पहले एक बंदे के पास वो ज़मीन होती है, मान लो फिर उसके 2 बेटे हो गए, फिर उसमें वो ज़मीन बढ़ जाती है, फिर उनके 2-2 बेटे हो गए, उनमें ज़मीन बढ़ जाती है। ज़मीन उतनी ही होती है, लेकिन उसके ऊपर खाने वालों की संख्या तो बढ़ गई, ठीक है। वो टुकड़ों में बढ़ती चली जाती है, और छोटे टुकड़े जो डिवाइड होती जा रही है। ज़मीन थोड़ी बढ़ी और उसके ऊपर खाने वाले लोगों का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो वो होता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आया आपको? क्या लिखा हुआ है आज आपके दिमाग से ये कभी बाहर नहीं जाएगा अगर आप समझ लेंगे तो। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया ऑफ द हाई पॉपुलेशन। हाई पॉपुलेशन कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है हाई पॉपुलेशन, ठीक है। तो वहां होती है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। अब आप देखो, हाई पॉपुलेशन, प्रेशर ऑन लैंड, इट लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल inputs and the irrigation are used for obtaining higher production और राइट ऑफ इनहेरिटेंस। आप ये वर्ड्स को दिमाग में लेके चलो। वो कह रहे हैं कि ना जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा लोग उसी ज़मीन पर निर्भर करते हैं खाने के लिए, तो दे ट्राई देयर बेस्ट विद बायोकेमिकल्स, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा उस ज़मीन पर प्रोडक्शन किया जा सके, ठीक है। एक फार्मर, फिर उसके 2 बच्चे, उनमें ज़मीन बटी, फिर उनके 2 बच्चे, फिर उनमें ज़मीन बटी। इसको कहते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आपको पता है ना कि ज़मीन का हिस्सा फिर बेटे के पास चला जाता है, फिर उसके बेटों के पास चला जाता है। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है, ज़मीन पर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। ज़मीन उतनी है और खाने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं कि दे डू नॉट हैव एनी अनदर अपॉर्चुनिटी। उनके पास कोई और काम नहीं होता, खेती का ही काम होता है। पहले पापा कर रहे हैं, फिर बच्चे कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे कर रहे हैं। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से ज़मीन पर प्रेशर बढ़ता है और प्रोडक्शन को पूरी कोशिश की जाती है कि ज़्यादा किया जाए उसी ज़मीन पर, क्योंकि जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है। तो आपको पता चला इंटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है, जहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या ज़्यादा होती है और लैंड के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। ये तो आप आज मॉडर्न तरीके से फार्मिंग हो रही है, आपको ये पता है। आपको पता है पॉपुलेशन देश के अंदर ज़्यादा है, प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो टुडे वी अडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। आप थ्रेशर, आप देखो, ये देखो आपको ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं खेतों में जुताई के लिए, ठीक है। इरिगेशन के लिए आप बारिश का इस्तेमाल नहीं करते हैं, होती है मॉनसून का पानी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आप ये नहीं वेट करते कि जब बारिश आएगी तभी खेत सींचेंगे, नहीं। आपको तो बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करना है जनसंख्या के लिए, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ट्यूबवेल की मदद से सिंचाई कर लेते हैं, खेतों में पानी पहुंचा देते हैं, ठीक है। प्लस ट्रैक्टर का यूज़, थ्रेशर का यूज़, HYV शीट्स का यूज़। HYV क्या होती हैं? हाई यील्ड वैरायटी शीट्स, यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उसी खेत पर, ठीक है, पौधे से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो HYV शीट्स इस्तेमाल हो जाती हैं। थ्रेशर है, ट्रैक्टर है, और जो मॉडर्न इक्विपमेंट हैं वो इस्तेमाल होते हैं, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होते हैं कि ज़मीन की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और 10 गुना खेती हो सके, तो केमिकल फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं कि जो ज़मीन पर पौधे लग रहे हैं उन पे कीड़े ना लग जाएं। तो दीज ऑल आर न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। और कमर्शियल फार्मिंग में ये होता है। कमर्शियल क्या होता है? ऐसी फसलें जिन्हें उगाया जाता है बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए, बड़े स्केल पे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? कमर्शियल होता है व्यापारिक फसलें, ऐसी फसलें, ऐसे क्रॉप जो उगाए जाते हैं प्रॉफिट के पर्पज से, ठीक है। कमर्शियल को एक बार आप राइटिंग में समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं।
The main characteristics of this type of farming is use of higher doses of modern inputs. यानी कमर्शियल फार्मिंग में मॉडर्न इनपुट्स यूज होते हैं, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV सीड्स, chemical fertilizer, insecticides and the pesticides in order to obtain higher productivity. ज़्यादा उगाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मॉडर्न इनपुट्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स. फॉर एग्जाम्पल राइस इज, देखो एक चीज आप याद रखना, कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज द सबसिस्टेंस क्रॉप. देखो ऐसा हो सकता है कि एक ही फसल एक जगह पर कमर्शियल हो सकती है और एक जगह पर सिर्फ सबसिस्टेंस हो सकती है. कैसे? देखो जैसे हरियाणा और पंजाब में जो चावल है कमर्शियल क्रॉप है, यानी चावल उगाया जाता है बेचने के पर्पज से और प्रॉफिट कमाने के लिए. बड़ी मात्रा में पंजाब और हरियाणा में जो राइस है वो कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन राइस हर जगह पर कमर्शियल क्रॉप नहीं है. उड़ीसा के अंदर बेटा ये क्या है? सबसिस्टेंट. उड़ीसा में आपको पता है कोस्टल एरिया है और वहाँ पर खेती जो होती है चावल की, वहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग चावल को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो लोग उगाते हैं खाने के लिए, तो इसीलिए वहाँ पर कमर्शियल ना होकर राइस क्या हो जाता है? तो सबसिस्टेंस क्रॉप हो जाता है. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि कमर्शियल क्रॉप्स जो होती हैं कहीं कहीं पर वो जो क्रॉप होती है कमर्शियल पर्पज से ग्रो की जाती है और कहीं कहीं पर सिर्फ अपने कंज्यूम करने के लिए उगाई जाती है. क्लियर हो गया? कमर्शियल आपको समझ में आ जाना चाहिए दैट क्रॉप्स फार्मर ग्रो फॉर सेल और गेटिंग मोर प्रॉफिट. जो ज़्यादा कमाने, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उगाई जाती हैं बड़ी ज़मीन पर मॉडर्न इनपुट्स के साथ, HYV सीड्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ, केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, तो उनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स. आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि प्रिमिटिव पुराने तरीके से खेती करना, इंटेंसिव जब ज़मीन पर प्रेशर आ जाता है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो वहाँ पर होती है इंटेंसिव फार्मिंग. और कमर्शियल होती है बेटा क्या? जहाँ पर क्रॉप को उगाया ही बेचने के लिए, प्रॉफिट के लिए बड़ी मात्रा में उगाया जाता है मॉडर्न तरीके से. ठीक है, ये कमर्शियल क्रॉपिंग का एक तरीका है. आपको दिखाई दे रहा है, बनाना दिख रहा है, अच्छा लगता होगा आपको खाने में, अच्छा भी है, हेल्दी भी है. बनाना है, टी है, कॉफी है, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन. एंड प्लांटेशन दिस इज द टाइप ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल. तो कमर्शियल फार्मिंग का एक तरीका है प्लांटेशन. ये बनाना के प्लांटेशन है, पूरी ज़मीन पर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, दूसरी क्रॉप इसके साथ मिंगल करके नहीं लगाई जाती. ठीक है, तो प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन सिंगल क्रॉप बहुत बड़ी ज़मीन पर लगा दी जाती है सिस्टमैटिक तरीके से. ठीक है, और प्लांटेशन फार्मिंग इट्स अ पार्ट ऑफ कमर्शियल क्रॉप. ठीक है, तो ये कमर्शियल फार्मिंग में ही है प्लांटेशन. देखो प्लांटेशन में क्या होता है? प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग जिसके अंदर क्या होता है बेटा? A single crop is grown on a large area. Plantation has an interface of the agriculture and industry. जो प्लांटेशन आप ग्रो कर रहे हैं वो एक बड़ी ज़मीन पर उगाई जाएगा, एक ही जैसी फसल उगाई जाएगी और इंडस्ट्रीज़ के लिए इस्तेमाल होती है. जैसे टी है, कॉफ़ी है, घर घर में आप दे रहे हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्री पर्पज से भी इस्तेमाल होता है. प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड, capital intensive input and the help of migrant labor. प्लांटेशन बहुत बड़ी ज़मीन पे कराया जाता है, बड़ी मात्रा में मजदूरों की मदद लगती है. ठीक है, माइग्रेंट लेवल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे प्लांटेशन का काम हो रहा है, हमें परमानेंट काम मिलेगा, तो वो वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं. ठीक है, तो बड़ी मात्रा में मजदूर लगते हैं, बड़ी मात्रा में इनपुट्स लगते हैं. प्लांटेशन एक कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग है और बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है. ठीक है, in India tea, coffee, rubber, sugarcane, banana etc. these are the example of plantation farming. banana, tea, कॉफ़ी, शुगर केन, ये सब. गन्ना आप कहेंगे मैडम खा तो लेते हैं गन्ने को, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग है, बड़ी मात्रा में उगाया जाता है शुगर को पैदा करने के लिए इंडस्ट्री में. समझ में आया आपको? आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका एंड some of the important plantation crop grown in these states. देखो
अगर आपसे बोलें कि टी, तो आपको मैप पे जाना है, असम में लिखना है। असम में होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। मजाल है कभी आप भूल जाओ। बेटा एक बात याद रखना कि कोई भी स्टेट आपको, कोई भी आप क्रॉप याद कर रहे हैं तो कहाँ पर ग्रो होती है, तो वो आपको जाके वहाँ मैप पर अपने हाथ से भर दो, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कॉफी कर्नाटका में होती है तो होती है, लेकिन आप भूल जाएंगे 2 दिन बाद कि कर्नाटका में होती है, मैम से सुना है। आप उसको मैप पे फिल करो जाके, कॉफी होती है कर्नाटका में। ठीक है, साउथ में कर्नाटका है, बड़ी सी प्लेस है, उसके ऊपर आप स्टेट में जाके भर दो। क्या मजाल कि आप भूल जाओ। तो आज आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया है, मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड टाइप ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव फार्मिंग, और उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और प्लस कमर्शियल फार्मिंग हमने अच्छे से कर लिया है। आगे अब हम सीजनल क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे अगले वीडियो तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो और मस्त तो बिल्कुल ही रहो। ठीक है।